हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सारे लोग। मैं विपिन चौधरी आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय विपिन चौधरी पर। आज जो है वो अपन जो है वो वोकेब का एक डिफरेंट सेशन जो है उसको डिस्कशन करने के लिए जा रहे हैं। देखिएगा, आप लोगों की जो है वो एग्जामिनेशन के अंदर ये वाला पोर्शन जो है वो आपका रहता है और इसको आप कहते हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस। ये वाला पोर्शन आपका रहता है। अब मैं इडियम्स एंड फ्रेजेस की बात करूं तो इडियम्स एंड फ्रेजेस एक्चुअल में आपका होता क्या है। इडियम्स एंड फ्रेजेस को जो है वो आपका हिंदी के अंदर जो है वो आपका कहा जाता है क्या, लोकोक्ति। और फिर आपका नेक्स्ट वन हो गया क्या, मुहावरे। तो हिंदी के अंदर जब अपन बात करते हैं तो इडियम्स एंड फ्रेजेस को आपका कहा जाता है लोकोक्ति और मुहावरे। अब इडियम्स एंड फ्रेजेस जो है वो आपका सेक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट इसलिए रहता है क्योंकि यदि मैं मेंस के एग्जाम की बात करूं तो मेंस के एग्जाम के अंदर आपका जो इडियम्स एंड फ्रेजेस का सेक्शन होता है वो 10 से लेकर 15 नंबर के बीच में आता है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे और इस चीज़ को जो है वो आप थोड़ा सा डीपली पढ़ लीजिएगा क्योंकि मेंस का एग्जाम जो है वो अक्टूबर में आने वाला है। डेली आपका सेशन रहेगा जिसके अंदर नियर अबाउट 10 से लेकर 15 के बीच में इडियम्स जो है मैं कवर करूंगा। तो लोकोक्ति और मुहावरे, और आप जानते हो कि लोकोक्ति और मुहावरे जो हैं वो आपको शाब्दिक अर्थ नहीं देते हैं। शाब्दिक अर्थ देने का मतलब शब्दों के अंदर अर्थ छुपा हुआ नहीं रहता है, इनका एक अपने आप में जो है वो हिडन मीनिंग होता है, यानी कि जो अर्थ ऐसा होता है जो कि छिपा हुआ रहता है। शब्द जो आपके लोकोक्ति और मुहावरे होते हैं उनके जो शब्द होते हैं वो अपना अर्थ बयां नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात, ज्यादातर लोकोक्ति और मुहावरे क्योंकि अपने को जैसे शब्द जो है वो लोकोक्ति यानी कि लोक प्लस उक्ति, यदि आप इसका संधि विच्छेद करते हैं तो ऐसे कथन जो लोगों के द्वारा बोले जाते हैं, लोगों के द्वारा जारी किए गए हैं और उनको जो है वो अपन अपने जीवन में उतारते हैं। तो काफी सारे वर्ड्स जो हैं वो काफी सारे आपके स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो लोकोक्ति और मुहावरे के अंदर आते हैं और एसएससी यहाँ से क्वेश्चन उठाता है। तो इनका जो है वो कुछ ना कुछ इनका संबंध जो है वो हिस्ट्री से रहता है। तो थोड़ा सा जो है वो इनको ध्यान से थोड़ा समझ लीजिएगा। अब देखिएगा, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। कुछ जो चीज़ें हैं वो अपने कौन से लोकोक्ति और मुहावरे जो हैं वो अपने सामने आएंगे। इनको जो है या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और या फिर जो है इनको आप साथ में लिखते जाइएगा। सबसे पहले आपका जो इडियम आती है वो आता है आपका अकिलीज हील। अब अकिलीज हील को जो है वो मैं इसको पहले आपको अर्थ लिख देता हूँ कि एक्चुअल में क्या होता है। ये कोई भी बंदा जो होता है उसका वीक पॉइंट रहता है, यानी कि उसका कमजोर बिंदु रहता है, या फिर इसी पॉइंट को जो है वो आपका बोल सकते हो कि उस बंदे का जो है वो वल्नरेबल पॉइंट रहता है, यानी कि ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर आसानी से चोट पहुंचाई जा सकती है। अब देखिएगा, मैं आपको कहता हूं कि जब भी अपन इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ते हैं तो जैसे आपका ये अकेलीज हील हो गया, तो इडियम्स एंड फ्रेजेस जो होती हैं इनका मीनिंग जो है या इनका अर्थ जो है वो कहीं ना कहीं आपका किससे जुड़ा रहता है, हिस्ट्री से जुड़ा रहता है। अब देखिएगा, अकेलीज हील का जो है वो हिस्ट्री से कैसे संबंध है। अकेलीज की मैं बात करूं तो अकेलीज जो है वो एक योद्धा था। तो जब इसका जन्म होता है तो क्या होता है कि जो एक आपकी रिवर होती है, ठीक है, उस रिवर के अंदर जो है वो ये कहा जाता है कि इसके बारे में इसकी माँ को जो है वो आपके गौड़िए कहते हैं कि यदि आप इसको रिवर के अंदर जो है वो रिवर के पानी से इसको टच हो जाता है इसका पूरा बॉडी, तो ये वाला बंदा जो है वो अमर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है कि जो आपके अकिलीज की मदर होती हैं वो क्या करती हैं कि अकिलीज को लेके जाती हैं, रिवर होती है उसके पास में, और रिवर के पानी के अंदर अकिलीज को जो है वो आपका डुबोया जाता है। अब डुबोया जाता है तो क्या होता है कि जब इसको पानी में डुबाया हुआ होता है तो अकिलीज की जो हील होती है जिसको अपन एडी कहते हैं वहां से पकड़ के और फिर पानी के अंदर डुबाया जाता है। तो होता क्या है कि जहां जहां से हील को कवर किया हुआ होता है अकिलीज की मां ने, वहां से पानी टच नहीं होता है, बाकी पूरे बॉडी पे टच हो जाता है। अब होता क्या है कि वो जो हील रहती है वो बिल्कुल कमजोर बिंदु हो जाता है। समझ रहे हो मेरी बात को, कि हील के ऊपर पानी टच नहीं हुआ तो हील जो है वो कमजोर बिंदु रह गया। तो वहीं पे जो है वो आपका एरो लगने की वजह से, जो ट्रोजन वॉर होता है उसके अंदर एरो लगने की वजह से अकिलीज की मौत होती है, डेथ होती है। इसीलिए जो अकिलीज की हील है यानी कि अकिलीज हील है, इसको अपन कहते हैं कोई भी पर्सन जो है उसका वीक पॉइंट या उसका कैसा पॉइंट हो जाएगा, वुलनरेबल पॉइंट। वो इसीलिए चलता है क्योंकि अकिलीज जो है उसकी डेथ जो है उसकी हील के ऊपर एरो लगने से हुई थी। तो अकिलीज हील का ध्यान रखिएगा कि कोई भी व्यक्ति जो होता है उसका कोई भी कमजोर बिंदु या उसका कोई भी कमजोर पक्ष या वुलनरेबल पॉइंट उसको बताने के लिए आपका इडियम जो है वो बोला जाता है कौन सा, अकिलीज हील। चलेगा, नेक्स्ट वन जो आपका आता है वो आपका आता है एन
एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। अब देखिएगा, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड को जो है वो आपका कैसे मैं डिफाइन करता हूं, इसी को पुराने टाइम में जो है वो आपका ये कहा जाता था, गोल्डन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। ठीक है, अब एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड या गोल्डन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड ये जो है वो आपका कोई ना कोई ए मैटर ऑफ आर्ग्यूमेंट, यानी कि वाद विवाद का जो है वो वस्तु होती है या वाद विवाद का कोई ना कोई विषय होता है। और इसके अंदर जो आपका मैटर रहता है, जो भी आप मैटर ले रहे हो आर्ग्यूमेंट का, ये मैटर जो है वो आपका ट्रिवियल होता है। ट्रिवियल का मतलब होता है आपका तुच्छ या छोटा। तो कहने का मतलब यदि मैं बात करूं तो यदि आप कहते हो कि एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, तो एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड क्या रहता है, एक छोटा आपका मैटर रहता है या छोटा आपका कोई ना कोई मुद्दा रहता है जिसको बड़ा बना दिया जाता है। तुच्छ मुद्दा होता है लेकिन उसको जो है वो बड़ा बना देते हैं, तो उसको आपका कहा जाता है एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, या फिर इसको कहा जाता है गोल्डन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। इसी से जो है वो आपकी हिस्ट्री जो है वो जुड़ी हुई है। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड कह दीजिए या गोल्डन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, इसके अंदर हिस्ट्री कैसे जुड़ा हुआ है कि पुराने टाइम के अंदर जो है वो एक वॉर होता है जिसको ट्रोजन वॉर कहते हैं। अब ट्रोजन वॉर के होने का कारण जो है वो गोल्डन एप्पल रहता है। गोल्डन एप्पल रहता कैसे है कि दो बंदों की शादी होती है, एक का तो नाम होता है टेथियस और एक का नाम होता है पेलेनस। अब टेथियस और पेलेनस जो होते हैं उनकी शादी हो रही होती है, तो उसके अंदर जो एक गोडेस होती है, एक देवी होती है, उसको बुलाया नहीं जाता है। अब क्या होता है कि वो देवी जो है, वो गोडेस जो है, वो नाराज हो जाती है। उसके बाद में आपका क्या होता है कि नाराज होने के बाद में वो जो आपकी वेडिंग हो रही होती है उसमें एक उस गोडेस ने जो है, देवी ने जो है, वो एक गोल्डन एप्पल जो है वो आपका उस वेडिंग के अंदर रख दिया जाता है। ठीक है, और उस गोल्डन एप्पल को जो है वो इंडिकेट किया जाता है टू द फेयरेस्ट, यानी कि जो सबसे सुंदर होगी उसी को एक गोल्डन एप्पल दिया जाएगा। अब होता क्या है कि वहां पे तीन गोडेस और होती हैं, एक होती है आपकी एफ्रोडाइट, एक आपकी होती है हेरा और एक आपकी होती है एथेना। अब क्या होता है कि एथेना, एफ्रोडाइट और हेरा के अंदर ये कंपटीशन हो जाता है कि ये गोल्डन एप्पल जो है वो किसको मिलेगा। तो अब वो जो लोग हैं वो ज्यूस के पास जाते हैं, यानी कि ज्यूस जो आपके ग्रीक जो देवता थे उनके पास जाते हैं। तो ज्यूस ये कहते हैं कि भाई पेरिस नाम का एक राजकुमार होता है, प्रिंस होता है, वही इस बात का फैसला करेगा। तो पेरिस जो है जब उससे इस बात के लिए तीनों गोडेस पूछती हैं तो पेरिस जो है वो एफ्रोडाइट को चुनता है, और एफ्रोडाइट को यदि वो चुनता है तो फिर तीनों के बीच में जो है वो आपका वॉर होता है, और वही वॉर जो है वो हिस्ट्री के अंदर ट्रोजन वॉर के नाम से जाना जाता है। तो कहने का मतलब गोल्डन एप्पल जो था वो बहुत छोटी सी वस्तु थी, बहुत तुच्छ वस्तु थी, लेकिन वो तुच्छ और छोटी सी वस्तु उसको बड़ा बना दिया गया, और जिसकी वजह से है वो पूरा का पूरा आपका ट्रोजन वॉर लड़ा जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड या फिर एक गोल्डन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, इसका मतलब होता है एक ट्रिवियल मैटर जिसको बढ़ा चढ़ा के बड़ा कर दिया जाता है, या फिर एक छोटा आर्ग्यूमेंट होता है जिसको बढ़ा चढ़ा कर क्या कर दिया जाता है, बड़ा कर दिया जाता है। हिंदी में आप देखोगे तो इसको लिखा हुआ मिलेगा झगड़े की वस्तु या ए मैटर ऑफ डिस्प्यूट। इसी एप्पल से जुड़े हुए मैं कुछ इडियम्स आपको और बता देता हूं। एक आपका आता है एप्पल पाई ऑर्डर। ठीक है, अब एप्पल पाई ऑर्डर जो है वो आपका क्या होता है, एप्पल पाई ऑर्डर जो है वो एक ऐसा ऑर्डर होता है जो नीटली अरेंज्ड किया हुआ होता है, यानी कि अच्छे तरीके से जो है वो आपका अरेंज किया हुआ होता है। तो वो जो ऑर्डर होता है उसको कहा जाता है एप्पल पाई ऑर्डर। अब एप्पल पाई जो है वो एक्चुअल में होता क्या है, अब एप्पल पाई की मैं बात करूं तो एक स्वीट डिश होती है जो फॉरेन कंट्रीज के अंदर चलती है। तो उसके अंदर क्या होता है कि जैसे अपन केक लेते हैं तो उसके अंदर 2 लेयर का जो है वो केक बनाया जाता है। तो होता क्या है कि उस केक के बीच में जो है वो आपका जैसे एप्पल से संबंधित जो आपकी क्रीम होती है जिसके अंदर एप्पल के छोटे छोटे पीसेज होते हैं वो फिलअप की जाती है, और उसको जो है वो बहुत ही ध्यानपूर्वक करना पड़ता है, अदरवाइज वो जो पूरा का पूरा जो आपका बनाया जाता है स्ट्रक्चर वो खराब हो जाता है। तो उस स्वीट डिश को जो है वो आपका एप्पल पाई कहा जाता है। अब आपको पता है कि एप्पल पाई जो है वो परफेक्टली अरेंज्ड होती है, नीटली अरेंज्ड होती है, और उसको बनाने के लिए जो है वो काफी ध्यानपूर्वक काम करना पड़ता है। तो एप्पल पाई ऑर्डर जो हो जाएगा वो एक ऐसा ऑर्डर होता है जो बहुत ज्यादा नीटली अरेंज्ड होता है, यानी कि वेल मैनर्ड होता है, अच्छे तरीके से जो है उसको अरेंज किया हुआ होता है। तो ऐसे ऑर्डर को जो है वो आप एप्पल पाई ऑर्डर कर सकते हो। जैसे मैं कहता हूं कि एवरीथिंग इज
इन एप्पल पाई ऑर्डर इन माई मैरिज। कहने का मतलब हर जो चीज है वो आपका एप्पल पाई ऑर्डर में है, कहां पर? मेरी मैरिज के अंदर। चलिएगा, एप्पल पाई ऑर्डर के बाद में नेक्स्ट वन जो आपका आता है वो आता है आपका एप्पल ऑफ समवन्स आई। ठीक है, तो एप्पल ऑफ समवन्स आई ये किसी बंदे के लिए तब आप यूज करते हो जब कोई इंसान जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा क्या होता है? प्यारा होता है। तो इसको आप कहते हैं वेरी डियर। और इसको हिंदी में यदि अपन कहते हैं ना, तो एप्पल ऑफ समवन्स आई, तो इसको आप हिंदी में जो है वो कह सकते हैं आंख का, और फिर क्या हो गया? तारा। तो एप्पल ऑफ समवन्स आई ये आपका होता है वेरी डियर। ये आप तब यूज करते हैं जब आप किसी के लिए, कोई भी बंदा जो है बहुत ज्यादा क्या होता है? प्यारा होता है। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिएगा, अब आगे चलते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो आपका इडियम आता है वो होता है आपका डार्क हॉर्स। ठीक है, डार्क हॉर्स को यदि आप बात करते हो हिंदी के अंदर इसको लिखा जाता है छिपा रुस्तम। ठीक है, अब छिपा रुस्तम जो है वो आपका क्यों कहा जाता है? छिपा रुस्तम का मतलब क्या होता है हिंदी के अंदर? ये आप किसी ऐसी पर्सनालिटी के लिए यूज कर सकते हो, किसी ऐसे बंदे के लिए यूज कर सकते हो जो प्रीवियसली अननोन रहता है, यानी कि उसको पहले जो है वो जानते नहीं है, अचानक से वो जो है वो आपका सामने उभर के आता है। तो ऐसे बंदे को अपन जो है वो कह सकते हैं डार्क हॉर्स, यानी कि जिससे किसी ने कोई एक्सपेक्टेशन नहीं की थी लेकिन वह अचानक से उभर के अच्छे तरीके से सफल होकर आता है। मान लीजिए आप क्लास के अंदर जो है वो आप बिल्कुल इंट्रोवर्ट टाइप के बंदे हैं, आप क्लास में बिल्कुल चुपचाप बैठे रहते हैं, ज्यादा किसी से बोलते नहीं हैं, और फिर अचानक से क्या होता है कि जैसे आपका एनुअल फंक्शन आता है तो आप जो है वो एक तगड़ा सा स्पीच डिलीवर करके और हर बंदे को जो है वो आप हैरत में या अचंभे में डाल देते हैं। तो उस टाइम के लिए जो है वो बाकी जितने भी पर्सन होते हैं उनके लिए आप जो है वो क्या होते हैं कि डार्क हॉर्स होते हैं, यानी कि छिपा रुस्तम। अचानक से जो है वो बंदा सामने आता है, इसके लिए मैं कह सकता हूं ए पर्सन, एक ऐसा बंदा हु वाज प्रीवियसली अननोन। एक ऐसा बंदा जो प्रीवियसली जो है वो आपका अननोन रहता है, यानी जिसको कोई जानता नहीं है, एंड ही suddenly emerges in prominence। कहने का मतलब एक ऐसा पर्सन होगा जिसको पहले कोई जानता नहीं है लेकिन अचानक से वो जो है वो आपका प्रोमिनेंस के अंदर उभर के आता है। अब यदि मैं प्रोमिनेंस की बात करूं तो इसका ध्यान रखिएगा, ये होता है आपका क्या? नाउन। और इसकी मैं यदि बात करूं तो ये जो है वो आपका एक स्टेट होती है, एक अवस्था होती है, और वो स्टेट जो है वो आपकी प्रसिद्धि की या फिर पॉपुलैरिटी की होती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, यानी कि एक स्टेट होती है, जो अवस्था होती है जिसके अंदर इंसान जो है वो काफी प्रसिद्ध हो जाता है। प्रोमिनेंस जो है वो आपका एक अवस्था होती है जिसमें इंसान काफी प्रसिद्ध होता है। यहां से ध्यान रखिएगा, एक शब्द और लिखा हुआ है मैंने, इमर्ज। ठीक है, इमर्ज का मतलब होता है आपका उभर कर आना, वर्ब होता है EMERGE। इमर्ज का मतलब होता है आपका उभर कर आना। एक इमर्स जो है वो अलग होता है, IMMERSE वो होता है आपका डूबना। जैसे सिंक होता है ना, आपका सिंक हो गया, ड्रोन हो गया। सिंक तो नॉन लिविंग के लिए आता है, ड्रोन जो है वो आपका लिविंग के लिए आता है। दोनों में से कोई सा भी डूब रहा हो, चाहे लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, उसके लिए आप IMMERSE वर्ड जो है उसको आप यूज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब आपका मैं यदि बात करूं ए डार्क हॉर्स, तो ये डार्क हॉर्स जो है वो आपका एक ऐसा बंदा होता है जो छिपा रुस्तम होता है, अचानक से उभर कर सामने आता है। ठीक है जी, नेक्स्ट जो है वो आपका आता है ए ब्लैक शिप। अब देखिएगा, ए ब्लैक शिप जो है वो आपका एक ऐसे पर्सन के लिए आप यूज करते हो जो अपनी फैमिली के लिए या अपने परिवार के लिए जो है वो निंदा का कारण बनता है, डिस्ग्रेस का कारण बनता है। तो कहने का मतलब इसको मैं यदि बात बोलना चाहूं
तो ये जो है वो आपका पर्सन हो जाएगा ए डिसरेपुटेड पर्सन, और वो जो है वो आपका फैमिली के अंदर रहता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये ब्लैक शिप जो है वो आपका चलता कहाँ से है, इसके अंदर क्या होता है कि पुराने टाइम में जो है वो जैसे आपके शीप जो है वो रहती थी, जो भेड़ें होती थी, उनके अंदर जो है वो जितनी भी आप जानते हैं कि भेड़ जो होती है वो ज्यादातर आपकी व्हाइट कलर की होती हैं। तो व्हाइट कलर के अंदर यदि बीच में कोई ब्लैक कलर की शीप आ जाती थी तो वो जो है वो आपका अनडिजायरेबल होती थी, यानी कि वो सबसे यूनिक होती थी, सबसे अलग होती थी। धीरे धीरे यही चीज जो है, यही इडियम जो है वो लोगों के प्रचलन में आ गई। तो उसके बाद में यदि कोई डिसरेपुटेड पर्सन होता है, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो आपका समाज के अंदर निंदा का कारण बनता है, बदनामी का कारण बनता है, उसके लिए आप जो है वो आप कह सकते हो ब्लैक शीप। मान लीजिए कोई नोटोरियस क्रिमिनल है, कोई भी आपका जो है वो ऐसा बंदा है जो बहुत ज्यादा अपने बुरे कामों के लिए कुख्यात है, उसके लिए यदि आप कहना चाहें तो वो आपका क्या हो जाएगा, ब्लैक शीप। तो ये ब्लैक शीप जो है वो आपका क्या रहता है, एक ऐसा बंदा जो आपका परिवार के लिए या अपनी फैमिली के लिए, फैमिली मेंबर्स के लिए बदनामी का कारण बनता है, उसको आपका कहा जाता है ये ब्लैक शीप। चलिएगा, इसके बाद में आगे चलते हैं। आगे आपका आता है एड फ्यूल टू द फायर। ठीक है, एड फ्यूल टू द फायर, या फिर जो है वो आपका यही इडियम जो है वो आपका इस हिसाब से भी लिखा जाता है एड फ्यूल टू फ्लैम्स। ठीक है, अब सीधी सी बात ये होती है कि जब भी आप फायर में फ्यूल ऐड करते हो, यानी कि आग में, इसको हिंदी में कहते हैं अपन आग में घी डालना, फायर में फ्यूल जब भी ऐड किया जाता है तो आपको पता है फायर जो है वो आपकी भड़क जाती है, यानी कि वो बहुत ज्यादा उग्र हो जाती है। तो यदि मैं कहता हूं कि ऐड फ्यूल टू द फायर या फिर ऐड फ्यूल टू फ्लैम्स, तो कहने का मतलब इसके अंदर जो सिचुएशन होती है उसको आपका बढ़ा दिया जाता है, उसको एग्रावेट कर दिया जाता है। तो कहने का मतलब टू एग्रावेट ए सिचुएशन। जरूरी नहीं होगा कि आप सिचुएशन को ही आप भड़काओ। मान लीजिए कि कोई बंदा जो है वो बहुत ज्यादा गुस्से के अंदर है, ठीक है, और फिर आपने उसको जो है वो कोई ऐसी बात बोल दी कि उसका गुस्सा और भड़क जाता है, तो आपने उसके गुस्से के लिए जो है वो ऐड फ्यूल टू द फायर, यानी कि आग में घी डालने का काम जो है वो आपने उसके गुस्से के लिए किया है। चलिएगा, इसके बाद में अगला जो आता है वो आपका आता है एट ए स्टोन्स थ्रो। ठीक है, अब देखिएगा यहां पे मैंने लिखा है कि एट ए स्टोन्स थ्रो। तो एट ए स्टोन्स थ्रो का मतलब यानी कि यदि आप कोई स्थान है मान लीजिए और वो आपके इतना नजदीक है कि वो आप जैसे एक पत्थर फेंकते हो तो उस स्थान तक पहुंच जाता है, तो एट ए स्टोन्स थ्रो यानी कि उतनी दूरी के अंदर होना कि एक पत्थर आप इजीली जो है वहां तक फेंक सकते हो। पत्थर का आपको पता है कि पत्थर जो है वो ज्यादा दूर तक आप नहीं फेंक सकते। तो यदि मैं किसी जगह के लिए कहता हूं कि एट ए स्टोन्स थ्रो, मान लीजिए कि आपके घर के पास में जो है वो आपका बस स्टैंड जो है घर के जस्ट पास में, तो आप बस स्टैंड के लिए बस स्टैंड जो है वो आप कह सकते हो कि द बस स्टैंड इज एट ए स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माई हाउस। कहने का मतलब बस स्टैंड जो है वो आपके घर से जो है वो बहुत ज्यादा क्या है, नजदीक है। तो यहां से जो है वो एट ए स्टोन्स थ्रो, इसके लिए मैं आपका लिख सकता हूं कि कोई भी चीज जो है वो आपका क्या होती है, नजदीक होती है। तो आगे हो गया डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स होता है आपका छिपा रुस्तम, यानी कि जिसके बारे में किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये ऐसा काम कर देगा, वो ऐसा काम कर जाता है। एक ब्लैक शिप होता है, एक निंदनीय व्यक्ति। एड फ्यूल टू द फायर या फिर एड फ्यूल टू फ्लैम्स, ये होता है किसी भी कंडीशन को भड़का देना। और एट ए स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है वेरी नियर या बहुत पास। ठीक है, फटाफट से लिखिएगा, इसके बाद में आगे चलते हैं। ठीक है, आगे मैं बात करता हूं एड सिक्सेस एंड सेवंस। अब देखिएगा एड सिक्सेस एंड सेवंस कई बार जो है वो एसएससी ने पूछा है। सबसे पहले मैं आपको इसका अर्थ दे देता हूं। तो इसके अंदर जब आप एड सिक्सेस या सेवंस हैं तो एड इन ए स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, कहने का मतलब आप ऐसी स्टेट के अंदर हैं जो आपकी कैसी है, कंफ्यूजन वाली स्टेट है। ठीक है, अब कंफ्यूजन वाली स्टेट जो है वो कैसे है, मान लीजिए कि आपका एग्जाम है और एग्जाम का सेंटर जो है वो आपसे काफी दूर आया है।
अब आप जो है वो ये चाहते हैं कि मैं रात को निकल जाता हूं तो मैं एग्जाम सेंटर पे जो है वो इजीली सुबह जो है वो नहा धोकर पहुंच जाऊंगा, या फिर आप ये सोचते हैं कि मैं सुबह निकल जाता हूं ताकि मैं गाड़ी ड्राइव करके जो है वो टाइम से एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच जाऊंगा। तो कहने का मतलब आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आप जो है वो बस से जाएं या फिर आप जो है वो अपनी पर्सनल गाड़ी से जाएं। तो ऐसा स्टेट जो होता है वो कंफ्यूजन का स्टेट होता है। तो उस स्टेट के लिए मैं कह सकता हूं कि आप जो है वो कहां पर हैं, 6s एंड 7s। एक्चुअल में यदि मैं बात करता हूं तो ये जो है वो आपका ईडियम जो है वो आपका एक्चुअल में इसका जो उदय हुआ था, यानी कि इसका आपका अराइज हुआ था, ये जो आपका ईडियम जो है वो 14th सेंचुरी के अंदर हुआ था। 14th सेंचुरी के अंदर क्या होता है कि एक गेम जो है वो जैसे अपन आजकल डाइस खेलते हैं ना, उसी हिसाब से डाइस के हिसाब से गेम होता है जिसके अंदर यदि 6 नंबर या 7 नंबर आ जाता था तो वो 6 या 7 नंबर जो है वो बहुत ज्यादा अनलकी माना जाता था। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि उस ईडियम को जो है उसका अर्थ बदलता 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 गया। फिर 16वीं शताब्दी की जब बात आती है तो 2 कंपनियां होती हैं फ्रांस के अंदर। वो कंपनियां जो हैं वो हमेशा ही जो है उनके आपस के बीच में कंपटीशन चलता रहता है। तो कंपटीशन के अंदर क्या होता है कि कोई कंपनी कहती है कि मैं पहले, कोई कंपनी कहती है मैं पहले। उसके बाद में क्या होता है कि जो कंपनियां होती हैं उनको किया जाता है कि छठे और 7वां नंबर दे दिया जाता है, एक को छठा एक को 7वां। तो कभी 7वें वाली छठे पे आ जाती है, छठे वाली 7वें पे आ जाती है, तो उनका जो है वो जो पोजीशन है वो चेंज रहता है। तो कहने का मतलब वो दोनों ही कंपनियां समझ नहीं पाती हैं कि हम छठे पे रहेंगे या 7वें पे रहेंगे। तो उसके बाद में जो छठे नंबर पे रहने वाली कंपनी होती है और 7वें नंबर पे रहने वाली कंपनी जो होती है वो एक दूसरे के साथ में कंफ्यूजन की स्टेट में आ जाती हैं। तो उसीलिए जो है वो वहीं से आपका चलता है एट 6s एंड 7s। ही आप तब यूज करते हैं जब आपका स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होता है या स्टेट ऑफ आपका क्या होता है, अरे होता है। इसके बाद में 10वें नंबर पे जो आता है वो आपका आता है एट डैगर्स ड्रॉन। ठीक है, एट डैगर्स ड्रॉन की यदि मैं बात करता हूं तो इसके अंदर क्या रहता है कि यदि मैं डैगर की बात करूं तो डैगर जो है वो आपका रहता है खंजर, जिसको आप कहते हो नाइफ। अब मान लीजिए कि आप देखिएगा, इस बात से समझ लीजिएगा, यदि किसी बंदे ने जो है वो आपका डैगर जो है वो ड्रॉन कर लिया या फिर नाइफ जो है वो आपका ड्रॉन कर लिया, चाकू निकाल लिया, तो उसके साथ आपकी फ्रेंडशिप रहेगी या एनिमिटी रहेगी? तो आप कहेंगे जी उसके साथ हमारी दुश्मनी हो जाएगी। तो कहने का मतलब इसके लिए मैं कहता हूं इन ए स्टेट ऑफ एनिमिटी। ठीक है, तो कहने का मतलब इसके अंदर जो है वो आपका स्टेट होती है, दुश्मनी वाली अवस्था होती है, तो उसको आपका कहा जाता है डैगर्स ड्रॉन। और एट 6s एंड 7s जो है वो आपका रहता है जब आप कोई ना कोई, जब आप कंफ्यूजन का स्टेट आ जाता है, एरे का स्टेट आ जाता है, कंफ्यूजन का स्टेट आ जाता है। 14 जो आपकी सेंचुरी थी वहां से इसका उदय हुआ था, 16 में आते आते अर्थ चेंज हो गया। तो एट 6s एंड 7s आप तब यूज करते हो जब आप कहते हैं कि कोई भी आपका कंफ्यूजन का स्टेट है। एट डैगर्स ड्रॉन जब आपका स्टेट जो है वो आपका एनिमिटी की यानी कि दुश्मनी की जो है वो आपकी स्टेट होती है, तो उसके लिए आप यूज करते हो एट डैगर्स ड्रॉन। डैगर का मतलब जो है वो लिख लीजिएगा, आपका होता है क्या, खंजर। चलेगा, तो ये आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस का जो है वो डे फर्स्ट के अंदर जो है मैं डे फर्स्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ भाई। धीरे धीरे डे सेकंड, डे थर्ड, इस हिसाब से जो है वो जितने भी इडियम्स आपके आएंगे नियर अबाउट आपके, मान लीजिए कि यदि अपन चलाते हैं इसको 2 महीने तक भी, तो नियर अबाउट आपके इडियम जो कवर हो जाएंगे वो 700 या 800 के आसपास इडियम जो है वो कवर हो जाएंगे। कुछ इडियम्स के साथ में जो अलग एक्स्ट्रा इडियम्स है वो साथ में लिखता हुआ जाऊंगा। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।